प्यारे बच्चों, आज आपके समक्ष कक्षा 12th के भूगोल सब्जेक्ट का जो सेकंड यूनिट है उसमें अध्याय 9 का एक चैप्टर भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास इस शीर्षक को लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। आज के इस चैप्टर के अध्ययन के जो प्रमुख बिंदु होंगे उन पर एक नज़र डालते हैं। इस चैप्टर में नियोजन क्या है इसकी चर्चा करेंगे आपके बीच में। फिर नियोजन के उपगमन, इनके विषय में चर्चा होगी। 2 भागों में जो विभाजित है, खंडीय नियोजन के रूप में, प्रादेशिक नियोजन के रूप में। इसके बाद फिर देश में समन्वित विकास के लिए योजना आयोग के द्वारा जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं उनका विभिन्न उपागम के रूप में अध्ययन किया जाएगा, जो 2 सेक्टरों में विभाजित करके विवरण दिया जाएगा। पहला लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के रूप में, दूसरा लक्ष्य समूह नियोजन के रूप में। फिर उसी लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के संदर्भ में जो प्रमुख विवरण होंगे उसमें कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका अध्ययन किया जाएगा। और उधर समूह विशेष के अध्ययन के रूप में लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था, इसका अध्ययन किया जाएगा। और फिर अगले चरण में पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के रूप में चर्चा होगी आपके बीच में। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास है तो राष्ट्रीय समिति ने क्या सुझाव दिए हैं उसका विवरण जानेंगे। इसके बाद अगला शीर्षक होगा सूखा संभावित क्षेत्र में विकास कार्यक्रम, और कुछ केस स्टडी अध्ययन किए जाएंगे जिसमें हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र भरमौर है, उसमें जनजातीय विकास के लिए कौन से प्रयास हुए हैं उसकी जानकारी होगी। और फिर एक नए स्टडी अध्ययन में इंदिरा गांधी कैनाल, इसका विवरण लिया जाएगा। और फिर उसी क्रम में सतत पोषणीय विकास और इसको बढ़ावा देने वाले उपाय, इनका अध्ययन किया जाएगा। तो आइए कक्षा से जोड़ते हैं। पहला शीर्षक नियोजन क्या है। तो बच्चों, नियोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम पूर्व प्लानिंग के आधार पर पहले कोई सोच विचार कर लेते हैं, उसकी कोई रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और फिर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न गतिविधियों को कैसे संचालित किया जाए उसका एक कार्यक्रम बना करके यदि उसे हम लागू करते हैं तो हम अपने उद्देश्य तक पूर्ति कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को हम नियोजन कहते हैं। सरल भाषा में यदि आप देखें तो नियोजन वो प्रोसेस है जिसमें जैसे हम कृषक होते हैं तो खेती के लिए जुताई का प्रबंध हम कहाँ से करेंगे, बीज का प्रबंध कैसे करेंगे, उर्वरकों का इंतजाम कैसे करेंगे, श्रमिकों का प्रबंध कैसे होगा। तो ये तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उनकी योजना बना करके यदि हम क्रियान्वयन करते हैं तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। वही प्लानिंग को हम नियोजन के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि अपना भारतवर्ष लंबे समय तक ब्रिटिश दासता का शिकार रहा। आर्थिक संसाधन यहाँ के समाप्त हो गए।
जिन पलों में हम आज़ादी को प्राप्त हुए उस समय में देश का आर्थिक विकास बहुत पिछड़ा हुआ था। आज़ादी के बाद विचार ये किया गया कि देश की यह जो आर्थिक स्थिति की कमजोरी है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए एक योजना आयोग की स्थापना की गई 15 मार्च 1950 को। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दिशा निर्देशन में और उसी संदर्भ में फिर देश के विकास के लिए विभिन्न चरणों में योजनाओं का संचालन होता है। 5-5 वर्षों के लिए 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित हुईं, लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार आई तो उनके द्वारा योजना आयोग को भंग करके एक नीति आयोग को लागू किया गया 1 जनवरी 2015 को। तो इसी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए जो प्रोसेस अपनाए गए उसमें पहला है खंडीय नियोजन। क्या है बच्चों खंडीय नियोजन? बच्चों, जब किसी देश में किसी भी तरीके के विकास पिछड़े होते हैं तो पूरे देश के लिए विकास की योजनाएं संचालित होती हैं, जिसमें शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है, चिकित्सा पर भी ध्यान दिया जाता है, परिवहन पर भी ध्यान दिया जाता है, औद्योगिक विकास पर भी प्रगति बढ़ाई जाती है ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ावा दिया जा सके। तो पूरे देश के लिए विकास की जो योजनाएं संचालित होती हैं उन्हें हम खंडीय नियोजन के रूप में जानते हैं। अब फिर इसके बाद बच्चों प्रादेशिक नियोजन क्या है? तो प्रादेशिक नियोजन का अर्थ समझने के लिए आप ऐसे प्रस्तुत कीजिए कि अपना देश बहुत विशाल है और यहाँ पर भारत के जो 28 स्टेट हैं या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका प्रादेशिक जो विकास का स्तर है यह समान रूप से विकसित नहीं है। इन राज्यों में कुछ राज्य आर्थिक विकास में बहुत संपन्न भी हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका आर्थिक विकास बहुत पिछड़ा भी है। तो इस प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत जो राज्य आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत पीछे होते हैं उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए उस राज्य विशेष के लिए स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, विशेष योजनाएं संचालित की जाती हैं, तभी उस राज्य का विकास आगे बढ़ पाता है। तो इस किसी स्पेशल राज्य विशेष के विकास के लिए जो पर्सनल योजनाएं संचालित की जाएंगी उसको हम प्रादेशिक नियोजन के नाम से जानेंगे। इसके बाद बच्चों फिर पढ़ना है योजना आयोग के उपागम। तो योजना आयोग 2 प्रकार की सोच के आधार पर अपने विकास कार्यक्रम जारी करती है। पहला है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, जो प्रादेशिक आधार पर होता है। जैसे किसी क्षेत्र में कोई कमान एरिया है, यदि वो पिछड़ा है तो उसके विकास के लिए कार्यक्रम जारी किए जाते हैं। भारत का कोई ऐसा एरिया है जो सूखा प्रभावित है, उसको यदि आगे बढ़ाना है तो उसके विकास के लिए कार्यक्रम जारी किए जाते हैं। या कोई पर्वतीय क्षेत्र है जो विकास में पिछड़ा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम जारी किए जाते हैं, ऐसे सभी कार्यक्रमों को हम लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरीके से कोई समूह विशेष यदि होता है, जैसे किसानों के लिए यदि कोई पिछड़ापन पाया जाता है तो उनको यदि प्रोग्रेस की ओर ले जाना होता है तो उस समूह विशेष के लिए तमाम सारी योजनाओं को संचालित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने 2 तथ्य यहाँ पर लिख रखे हैं
कि जो लघु कृषक देश के हैं इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक विकास संस्था स्थापित की गई है। ऐसे ही सीमांत जो किसान हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सीमांत किसान विकास संस्था को जन्म दिया गया है। तो इस तरीके से योजना आयोग देश के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है, जिसमें प्रादेशिक स्तर पर पिछड़े इलाकों के विकास का काम होता है या किसी वर्ग विशेष का यदि पिछड़ापन पाया जाता है तो उसके विकास के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाते थे योजना आयोग के द्वारा। तो ये इस प्रकार से अध्ययन के विवरण आपके चैप्टर के अंतर्गत हैं। अब उसी क्रम में कुछ तथ्य जिनका डिटेल से अध्ययन आपको करना है, उसमें पहला है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पर्वतीय भाग होते हैं यह चूँकि ऊंचे नीचे भाग होते हैं, यहाँ की क्लाइमेट भी कठोर हुआ करती है, परिवहन का विकास पिछड़े स्वरूप में देखने को मिलता है, वहाँ पर कृषि विकास संभव नहीं हो पाती है। तो मैदानी क्षेत्रों के कंपैरिजन में यदि हम तुलना करें तो इन पर्वतीय क्षेत्रों का विकास बहुत पीछे पाया जाता है। तो इनके विकास के लिए भारत में पंचवर्षीय जो 5वीं परियोजना जो है संचालित हुई थी, इसके अंतर्गत भारत का जो उत्तर प्रदेश का पहले पर्वतीय क्षेत्र था, इस पर्वतीय क्षेत्र में जो भी जनपद आते थे, आज उत्तर प्रदेश का विभाजन हो चुका है, उत्तराखंड का जन्म हो चुका है। तो जो जनपद उत्तराखंड में थे उत्तर प्रदेश के, उनके विकास के लिए कुछ स्पेशल योजनाएं संचालित की गईं। इसी तरीके से मिकिर पहाड़ी क्षेत्र था असम का, या उत्तरी कछार क्षेत्र था, या पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र था, या तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र था। ऐसे क्षेत्रों के 15 जिलों को इस पर्वतीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, ताकि इनका भी मैदानी राज्यों के समान विकास हो सके, यहाँ का जनजीवन में भी सुधार हो सके, ऐसे प्रयास किए गए। इसके बाद 1981 ईस्वी में एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई और उसके द्वारा प्रपोजल रखा गया कि भारत के वो सभी पर्वतीय भाग जिनकी हाइट 600 मीटर से अधिक है और जो किसी जनजातीय उप योजना जहाँ पर लागू नहीं हुई है, उन सारे क्षेत्रों को इस पर्वतीय विकास क्षेत्र में शामिल किया जाए ताकि उनका आर्थिक विकास आगे बढ़ सके। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो कार्यक्रम लागू किए गए, उन्हीं के संदर्भ में फिर राष्ट्रीय समिति जो बनी, उसके द्वारा जो सुझाव प्रस्तुत किए गए, उनका विवरण कुछ इस प्रकार से है कि सभी लोगों को वहाँ के लाभान्वित किया जाए, केवल प्रभावशाली लोगों को ही लाभ न मिले, स्थानीय संसाधनों की तथा वहाँ की प्रतिभाओं का विकास किया जाए, जीविका निर्वाह के साधनों को विकसित किया जाए, निवेश को बढ़ावा दिया जाए, प्रादेशिक व्यापार के पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले और पारिस्थितिक संतुलन की स्थिति भी मजबूत हो। ऐसे कार्यक्रमों को इस पहाड़ी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी का विकास किया गया, रोपण कृषि को बढ़ावा दिया गया, पशुपालन को बढ़ावा दिया गया, मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया गया, वनों को लगाने की योजना संचालित की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और लघु उद्योगों को विकसित करके इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से आपने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग के द्वारा कौन से काम किए गए,
इसके विषय में आप जानें। अगला शीर्षक फिर बच्चों है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो आपको जानकारी है कि भारत के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखा प्रभावित हैं। खास करके राजस्थान इस आपदा से पीड़ित है। गुजरात भी सूखे की समस्या का शिकार है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ऐसी ही स्थितियां मौजूद हैं। महाराष्ट्र का जैसे मराठवाड़ा है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा है, तेलंगाना का पठार क्षेत्र है, कर्नाटक का पठारी भाग है, तमिलनाडु के अनेक पर्वतीय भाग हैं। ये पश्चिमी घाट पहाड़ी के चूँकि पूरब में पड़ते हैं और पश्चिमी घाट पश्चिमी ढाल पर तो बारिश कराता है, लेकिन इसी पहाड़ की वजह से पूर्वी भाग में बारिश नहीं हो पाती और यह क्षेत्र सूखे के सपेट में आ जाते हैं। तो इन सूखे प्रभावी क्षेत्रों के विकास के लिए स्पेशली तौर पर योजना आयोग के द्वारा जो कदम बढ़ाए गए, उसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको विशेष रूप से लागू किया गया। मकसद ये था कि यहाँ पर जो जनसंख्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, साथ में सूखे के प्रभाव को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, उत्पादन के साधनों में बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ सिविल निर्माण क्षेत्र के कार्यों पर विशेष बल दिया जाए ताकि देश की जो बेरोजगार जनसंख्या है इसको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। सिंचाई की योजनाओं को विकास करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। भूमि विकास कार्यक्रम लागू किए गए, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया, चरागाहों का विकास किया गया और अन्य विकास के रूप में यहाँ बिजली का विस्तार दिया गया, सड़कों का विकास किया गया, बाज़ारों की स्थापना की गई और जनसंख्या को आर्थिक समस्या न हो इसके लिए ऋण सुविधाओं पर विशेष रूप से जोर दिया गया। तो ये तमाम प्रयास किए गए इस सूखा प्रभावित क्षेत्र में, जिसके परिणाम स्वरूप तमाम सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, कृषि विकास को बढ़ावा मिला, अनेक नहरों की वहाँ पर स्थापना हुई जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा, आर्थिक सुख समृद्धि इन मरुस्थलीय क्षेत्रों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को भी प्राप्त करने का अवसर मिला। अब इसके बाद बच्चों एक स्पेशल केस स्टडी है जिसमें हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है भरमौर, जो हिमाचल प्रदेश का एक चंबा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के खास करके 2 तहसीलें हैं, एक भरमौर तहसील है और एक होली तहसील है। तो ये पर्वतीय चूंकि क्षेत्र हैं, इनका जो आर्थिक विकास है ये शेष हिमाचल प्रदेश के विकास के कंपैरिजन में बहुत पिछड़ा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए योजना आयोग के द्वारा स्पेशली तौर पर कुछ प्रयास किए गए। यहाँ पर बच्चों एक जो जनसंख्या रहती है उन्हें गद्दी कहते हैं और यह गद्दी खास करके पशुपालन व्यवसाय को अपनाते हैं, भेड़ बकरियों का पालन करते हैं और उनसे जो इनकम प्राप्त होती है यही इनकी आजीविका का सहारा होती है। बाकी कोई संसाधन यहाँ पर नहीं थे, इसलिए इनके विकास के लिए केंद्रीय योजना जो बनी उसमें इस गद्दी जाति को 21 नवंबर 1975 को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया और यहाँ पर इनके विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिसमें यहाँ परिवहन का विकास किया गया, शिक्षा का विस्तार दिया गया, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ाई गई, पेयजल आपूर्ति का प्रबंधन किया गया, चिकित्सीय जो समस्या थी इसके विकास के लिए कोशिश की गई, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ का
जो पिछड़ापन था इसको दूर करने में सफलता अर्जित की गई। तो ये जो स्पेशल योजना यहाँ पर संचालित की गई हिमाचल प्रदेश के इस भरमौर क्षेत्र में, इस योजना के प्रभाव से बताओगे कि यहाँ पर चूँकि शिक्षा का विकास होता है इसलिए साक्षरता बढ़ती है, लिंगानुपात में सुधार होता है, यहाँ पर बाल विवाह जो होते थे उसमें कमी आई, कृषि विकास भी यहाँ पर आगे बढ़ा, तमाम सारी नकदी फसलों को बढ़ावा मिला और जिसके प्रयास से यहाँ का जो जीवन स्तर था इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो इस तरीके से इस योजना का लाभ मिलता है भरमौर तहसील को। इसी प्रकार से एक अगली केस स्टडी है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। तो बच्चों, ये इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान प्रदेश में हरियाली को बढ़ाने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। यह नहर आप जानते हैं कि एक सतलज नदी प्रवाहित होती है हिमाचल प्रदेश में और इसी की एक सहायक ब्यास है। इनके संगम पर एक बैराज बनाया गया है। उस बैराज से इस इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। इसके विकास से इस राजस्थान प्रदेश में जो मरुस्थलीय धरती थी इसको सिंचाई युक्त बनाया जा सका है। इस नहर का निर्माण 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ था। इस नहर तंत्र की सभी शाखाओं पर शाखाओं की ये टोटल लंबाई मिलाई जाए तो 9060 किलोमीटर लंबाई है और इस नहर तंत्र के द्वारा 19.63 लाख हेक्टेयर की सिंचाई इस मरुस्थलीय धरती में उपलब्ध हो सकी है। इस नहर परियोजना को 2 चरणों में अंजाम दिया गया है। जो पहला स्टेप रहा इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जो संभाग थे, जनपद थे, इसमें यह नहर पहुंच बनाती है। 5.53 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई उपलब्ध होती है। दूसरा जो चरण है जो 1980 में संचालित होता है, इसमें राजस्थान के और भी ज़िलों को शामिल किया जाता है जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जो ज़िले थे इसमें सिंचाई और पेयजल की सुविधा को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 14.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई संभव हो सकी है। साथ में ये जो परियोजना विकसित हुई है इससे इस मरुस्थलीय धरती में तमाम सारे लाभ मिले हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा मिला है, सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है, वायु अपरदन में कंट्रोल हुआ है, फसलों में आशातीत वृद्धि हुई है और जिस राजस्थान में पहले केवल मोटे अनाजों को पैदा किया जाता था, सिंचाई सुविधाओं के विकास के आधार पर आज उसी राजस्थान में गेहूं भी पैदा होने लगा है, कपास की भी खेती संभव हो पाई है, मूंगफली का भी उत्पादन बढ़ा है और साथ में यहाँ चावल की भी पैदावार होने लगी है। तो इस तरीके से आपने देखा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। अब बच्चों इसके बाद एक शीर्षक है सतत पोषणीय विकास। तो सतत आप समझते हैं निरंतर, ऐसा विकास जो निरंतर क्रियान्वित किया जा सके। कहने का आशय है कि आपका ऐसा विकास जिसमें हम संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें कि हमारी आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाए
और साथ में हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रहें, पर्यावरण को भी किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, हमारा भी कार्य बनता रहे और जो हमारी अगली पीढ़ी है उसके लिए संसाधन खत्म न हो जाएं। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो विकसित हुई, इसे आपने देखा तमाम लाभ भी हुए और साथ में इसके कुछ नेगेटिव भी पॉइंट रहे, जिसमें आप बोलोगे तो जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, मिट्टी में लवणीयता की स्थितियां बनी। इसलिए इस नहर परियोजना के विकास के साथ यह ध्यान दिया गया कि कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं कि इससे वर्तमानकालीन भी लाभ मिले, भविष्य में भी लाभ मिले। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सिंचाई वाली फसलों को न लेकर के शुष्क फसल को विस्तृत किया जाए। जो खट्टे फल हैं उनके कृषि को बढ़ावा दिया जाए ताकि जल का कम से कम उपयोग हो और हमारी आवश्यकताएं भी पूर्ति होती रहे। नालों को पक्का किया जाए ताकि सीवेज की समस्या को रोका जा सके। जहां ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है उसको समतल करके कम पानी से भी कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसी तमाम सारी प्रोग्रामिंग इस सतत पोषणीयता विकास के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार से ये आपका मुख्य बातें इस चैप्टर के अंतर्गत प्रस्तुत की गई। आशा है आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के हम आवश्यकतानुसार अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। सभी विद्यार्थियों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।